नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीम सचान। भारत और चीन ने पहली बार एक साथ मिलकर अफगानिस्तान के राजनयिकों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। अफगान राजनयिकों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम 15 अक्टूबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगा। चीन के वुहान शहर में इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक वार्ता के दौरान अफगानिस्तान में संयुक्त कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति बनी थी। साथ ही सितंबर महीने में जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भारत यात्रा पर आए, तभी ये सहमति बनी और ये पहला मौका है जब भारत चीन मिलकर अफगानिस्तान में कोई संयुक्त कार्यक्रम, भले ही वो ट्रेनिंग का हो, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बदलते रिश्तों की तरफ एक शुरुआत पर है और अफगानिस्तान में भारत और चीन मिलकर नई इबारत लिख सकते हैं? ये समझने की कोशिश होगी आज अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में है टीसी रंगाचारी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। प्रोफेसर एस.डी. मुनि हैं, विदेश मामलों के जानकार। मुनि सर, स्वागत है आपका। और मनोज जोशी हमारे साथ हैं, सीनियर फेलो ORF से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में अखिलेश आपसे करना चाहूंगा, ये जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है और ये कहा जा रहा है कि पहली बार है, क्या है ये पूरा कार्यक्रम और कैसे भारत और चीन जो वुहान में समिट हुई थी उसमें क्या रूपरेखा तय की गई थी और उस कड़ी में क्या इसे देखा जाए? हाँ, देखिए 15 से 26 तारीख तक अक्टूबर तक ये चलेगा और इसमें 10 डिप्लोमेट आए हैं अफ़गानिस्तान के। इन 10 डिप्लोमेट को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ जगहों पे उन्हें दर्शन भी कराया जाएगा, कुछ ऐसी जगहों पे जो भारत के लैंडमार्क हैं। इसके अलावा उन्हें इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग भी ले जाया जाएगा। वहाँ भी उनको भारत के लोकतांत्रिक जो ढांचे हैं उनके साथ उनका परिचय कराया जाएगा। और इसके बाद यही ग्रुप फिर जाएगा चाइना। चाइना में भी इनकी ट्रेनिंग होगी। आज का जो कार्यक्रम हुआ, आज के कार्यक्रम में भारत में चीन के राजदूत वो मौजूद थे और अफ़गानिस्तान के जो चार्ज डी अफेयर हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीन के विदेश मंत्री वांग यी का मैसेज आया। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री का भी मैसेज आया। तो ये एक प्रोफार्मा वुहान में तय किया गया था कि भारत और चीन के बीच में जो अविश्वास का माहौल है, ख़ासतौर के डोकलाम के बाद जो स्थिति ऐसी बनी थी कि दोनों एकदम फ्लैश पॉइंट पे आ गए थे, हर जगह पे टकराव और पाकिस्तान को लेकर भारत के मन में जो संशय चीन के साथ ही होने के कारण, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही पहल ली थी वुहान में जाने की और वुहान में जाकर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पूरे परिदृश्य से अपने हिसाब से परिचित कराया उन्हें। और इन दोनों ने सोचा कि हमको विश्वास बहाल करना है और इस विश्वास बहाली में सिर्फ आपस में नहीं बल्कि विभिन्न मंत्रालयों को भी एक मैसेज देना है, स्ट्रेटजिक मैसेज। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजिक मैसेज देना है कि हम भारत और चीन के बीच में जो संबंध हैं उसमें एक विश्वास का ज़्यादा पुट डालें और इसके तहत क्या क्या परियोजनाएं हम संयुक्त रूप से कर सकते हैं। तो पहली परियोजना यही तय हुई थी कि भारत और चीन मिलकर अफगानिस्तान के जो राजनयिक हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। अब उसका मतलब ये था, जो हमने पता किया विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात करके, क्योंकि भारत और चीन के संबंध जिस तरह के हैं और वैसे में इस तरह की ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है, तो उनका जवाब ये था कि भारत का अपना एक दृष्टिकोण है अफगानिस्तान के बारे में और चीन का एक अपना दृष्टिकोण है अफगानिस्तान के बारे में। तो एक संशय हमारे मन में यह भी था कि भाई चीन में जाएंगे अगर, तो चीन तो अपने हिसाब से उनको पाकिस्तान के बारे में बताएगा। तो उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान के लोगों को यह समझने में कोई मुश्किल नहीं है और राजनयिकों को कि पाकिस्तान क्या है। इसके इतर हो सकता है कि अफगानिस्तान के वे राजनयिक चीन को भी ये समझाएं कि पाकिस्तान क्या है और किस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तबाह किया है और किस तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो एक ट्राइलेटरल की कल्पना की गई और ट्राइलेटरल को अमली जामा पहुंचाया गया। इसे चाइना इंडिया प्लस बोलते हैं कि इंडिया और चाइना इन दोनों देशों से इतर भी किसी और देश में सहयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इसी सहयोग की एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक शुरुआत है भारत और चीन मिलकर अफगानिस्तान के राजनयिकों को ट्रेनिंग देना। रंगाचारी सर, जो प्लस की बात हो रही है, इंडिया चाइना प्लस और अफगानिस्तान, जहां पर लगातार जो इंटरेस्ट मैं कहूं वो अलग अलग नजर आते रहे, लेकिन जिस तरीके की शुरुआत हुई और वुहान में जिसकी आधारशिला रखी गई थी, इसे क्या माना जाए एक संकेत के तौर पर और नए कुछ दरवाजे खुल सकते हैं, उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, अगर इसको हम एक तरह से एक पहल समझें तो ज़रूर एक पहल है कि साथ मिलकर के हिंदुस्तान और चीन कुछ एक तीसरे देश अफगानिस्तान में सहयोग के तौर पे एक कुछ नया कदम उठा रहे हैं। अब इसके कई पहलू हैं। एक तो यह है कि द्विपक्षीय तौर पे हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और करते जा भी रहे हैं।
और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, ये डिप्लोमेट्स जो आए हैं, इनके अलावा भी कई और मंत्रालय और कई और ऐसे सेक्टर्स हैं अफगानिस्तान में जिनके लिए हिंदुस्तान ने ट्रेनिंग दी है। जहाँ तक हमारे और अफगानिस्तान का सवाल है, तो वो तो ये द्विपक्षीय हो गया। जहाँ तक हमारे और चीन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों का ये ख्याल है कि अफगानिस्तान में स्थिरता होनी चाहिए, और जहाँ तक कि जो राजनीतिक तौर पे जो उथल पुथल चल रहा है, इसमें किसी तरह का एक समाधान होना चाहिए। जो वहाँ पर जो वायलेंस वगैरह जो चल रहा है, उसमें कमी होनी चाहिए। और अफ़गानिस्तान एक वॉर और एक युद्ध का क्षेत्र होने के बजाय सारे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और एससीओ के जितने भी सहयोगी देश हैं, कि उनके लिए एक ऐसा क्षेत्र बने जिसमें कि सब आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और अलग अलग सांस्कृतिक वगैरह तौर पे हम लोग अफगानिस्तान के साथ में मिलजुल के अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर सके। जहाँ तक हिंदुस्तान और चीन का सवाल है, वहाँ भी द्विपक्षीय भी है और बहुपक्षीय भी है। तो जहाँ तक बहुपक्षीय का सवाल है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे द्विपक्षीय मुद्दे हैं उनका तुरंत कुछ हल निकल आए, या उनमें, क्योंकि हम भी एक मैच्योर कंट्री हैं, पिछले 70 साल से हिंदुस्तान की एक विदेश नीति है, उसी तरह से चीन भी जो है उनकी भी 70 साल से एक विदेश नीति है। हमारे बीच में कई तरह के डायलॉग हो रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, और अलग अलग स्तर पर ये जो हम लोगों के बीच में जो डायलॉग चल रहा है वो चलता रहा है। तो इसलिए हमारे जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं वो तो हैं ही। तो इसको ये समझना कि इस तरह के हम अफगानिस्तान पे जो सहयोग कर रहे हैं उसके ज़रिए हम द्विपक्षीय मुद्दों पर किसी तरह से कुछ एक हल निकालने के लिए या किसी तरह की एक नई पहल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो इतना सही नहीं होगा जितना ये सही होगा कि ये पहली बार हिंदुस्तान और चीन मिलकर अफगानिस्तान में कुछ ठोस कदम सहयोग के उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे दोनों देश अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए, वहाँ पर जो वायलेंस वगैरह है वो कम करने के लिए, और जो कुछ जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान का जो कुछ वहाँ पर रोल रहा है, उसके ऊपर किसी तरह से एक तरह का नियंत्रण रखने में या उसे किसी तरह से एक पॉजिटिव बनाने में साथ में मिलकर सहयोग कर सकेंगे। बोली सर, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जैसा कि कहा रंगाचारी सर ने कि द्विपक्षीय मुद्दे हम अलग रख दें, और जो बाहर तीसरी दुनिया की जब बात होती है, तीसरे देश के साथ बात होती है, वहाँ पर ख़ासकर अफगानिस्तान पर, क्योंकि भारत के रोल को लेकर अमेरिका या पाकिस्तान के रोल कर जो बैकिंग चीन की ओर से होती रही है, लेकिन ऐसे में अगर भारत और चीन एक साथ खड़े होते दिख रहे हैं तो इसके संकेत आपकी नज़र में क्या है, अगर अफगानिस्तान को ही समझिए, आपसी मुद्दों को अलग रखें? देखिए, जो तीसरे मुल्क में दोनों देशों के मिलने की जो बात है, अच्छी शुरुआत है। अखिलेश जी ने उसका बैकग्राउंड बताया है बहुत ठीक ढंग से, लेकिन एक दो शंकाएं हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी। भारत और चीन म्यांमार में साथ काम कर सकते हैं, बांग्लादेश में साथ काम कर सकते हैं, श्रीलंका में साथ काम कर, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान उसकी अहम कड़ी है। और अगर हम ये सोचते हैं कि ये जो खिड़की खुली है उसके माध्यम से हम चीन को ये बता पाएंगे कि पाकिस्तान को कुछ मॉडरेट करने की ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से भूल जाइए इस बात को, क्योंकि चीन के पाकिस्तान में स्टेक्स बहुत अलग ढंग से हैं और वो हमारे साथ इस बात पे राजी हुआ है। उसके दूसरे कारण रहे होंगे। चीन जो है वो अफ़गानिस्तान की शांति प्रक्रिया में अंदर तक, कोर तक जुड़ा हुआ है, हम उसमें नहीं है। हमारा द्विपक्षीय संबंध है, जबकि चीन अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ, कुछ हद तक रूस के साथ, कुछ हद तक ईरान के साथ उसमें जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है। तो अगर हम ये समझें कि अफ़गानिस्तान की शांति प्रक्रिया में हम चीन को अपनी तरफ लाकर किसी तरह से पाकिस्तान को मॉडरेट कर पाएंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल अलग कहानी है। अगर ये बात है तो इसके आगे के जो स्वरूप होने वाले हैं, हमने, जैसा एम्बेसडर साहब ने कहा, पहली बार हम लोग अफ़गान्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमेशा से अफ़गान डिप्लोमेट्स को भी ट्रेन करते रहे, और ये एक टोकन है। 5 दिन तक, 10 दिन तक वो हमारे पास रहेंगे,
कितनी बड़ी ट्रेनिंग चली जाएगी। और फिर वो लोग चीन के जाके देखेंगे, वो अपने हिसाब से उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि कौन सी हमारे काम में ज़्यादा है, नहीं है। लेकिन भारत चीन का जो आंकड़ा है इसमें, वो एक शुरुआत है, एक टोकन है, एक वुहान का मैसेज है। आगे बढ़े, बहुत अच्छा है, दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हमारे मन में कहीं ये लोभ है कि हम उससे पाकिस्तान को मॉडरेट कर पाएंगे, तो माफ़ कीजिए, मेरी राय उसमें बहुत अच्छी नहीं है। मनोज जोशी सर, जो बात मुनी सर कह रहे हैं, टोकन के तौर पर ही देखा जाए, लेकिन अगर हम पॉजिटिव देखने की कोशिश करें तो वुहान में जो संपर्क बना, जो बात आगे बढ़ाने की कोशिश हुई या साथ साथ होने या साथ दिखने की कोशिश हुई, सिर्फ उसकी एक अगली कड़ी भर है या इससे संभावनाएं खुलती हैं? ऐसा है, आजकल की जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां कंपटीशन होता है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब हमारे जो रिश्ते होते हैं और मुल्कों के साथ, उनके कई फैसेट होते हैं। तो चीन के साथ भी देखिए, हमारा विवाद है बॉर्डर में, फिर भी हम कोऑपरेशन भी करते हैं, हम एससीओ के भी सदस्य हैं। तो इसी तरह से देखा जाए कि वुहान में प्रधानमंत्री मोदी जब गए, आपको याद होगा पिछले साल जो हमारे रिश्ते चीन के साथ काफी नाजुक थे, डोकलम का विवाद हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी का इरादा ये नहीं था कि सब मसले सुलझ जाएंगे। उनका इरादा ये था कि चीन के साथ एक किस्म से नॉर्मलाइजेशन हो जाए रिश्तों का, कि खामखा की लड़ाई ना हो। तो इसी और में जो उन्होंने एक कदम वहां पे उठाई है, वो ये है कि हम अफगानिस्तान में एक त्रिपक्षीय जो है वहां पे प्रोजेक्ट करेंगे। जहां तक कि मेरी याद है, इरादा तो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का था, और मतलब कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ या इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ, और इस पे काफी बातचीत भी चली। मुझे लगता है कि आखिर में चीन थोड़ा इससे हिचक गया, पीछे हट गया, क्योंकि पाकिस्तान से जरूर दबाव आया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा घबराहट जो है वो पाकिस्तान को हुई कि अगर ये चीन और हिंदुस्तान साथ मिलके अफगानिस्तान में इकोनॉमिक प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका अंजाम क्या होगा। इस वजह से ये बिल्कुल ही एक सर, जो बात नगेंद्र सर जोशी जी कह रहे थे कि सेक्टर्स अलग अलग जिनकी उम्मीद दिख रही थी, लेकिन आखिरकार जाके ट्रेनिंग पर तक मामला रुकता है। वाकई वहाँ पर अभी भी क्या पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल है, और वो चीन को अपने हितों के लिए मजबूर या उसको दबाव डाल सकता है कि वो भारत के साथ कहाँ पर और कैसे खड़ा हो? देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान और चीन ने जो कुछ भी चाहा हो, उसमें अफगानिस्तान सरकार की सहमति और अनुमति चाहिए हो। अब बाकी एग्रीकल्चर की बात हुई, इंडस्ट्री की बात हुई, ये सब अपनी जगह पे ठीक हैं। हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, अफ़गानिस्तान के साथ में बहुत कुछ किया है, करते जा रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में अभी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वहाँ पर आप जैसे कि हिंदुस्तान में हो या चीन में हो या कहीं और, जो सामान्य देश है जहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, वायलेंस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इस तरह की, जहाँ पर वहाँ पर टेररिज्म वगैरह की जो प्रॉब्लम है उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर आप कोई एक इस तरह का आर्थिक कोई एक प्रोजेक्ट उठा लें और उसके ऊपर आगे सहयोग करके उसे एक निष्कर्ष तक पहुँचाएँ। तो हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के सरकार ने ही ये समझा हो कि शायद ये इससे पहल हो सकती है। हो सकता है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान सरकार ने सामने रखे हों हिंदुस्तान और चीन के, वो हो सकता है कि हमारे और चीन के बीच में उसमें समझौता नहीं हो पाया। तो ये सब, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये किस वजह से इस तरह से हुआ। जो कुछ भी इसमें वजह है, ये जो शुरुआत हुई है अपने आप में एक अच्छा कदम है। तभी मैं पहले भी ये कह रहा था कि उम्मीद यही होनी चाहिए कि आगे हम और सेक्टर्स में भी जा सकें, और उसके लिए अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं उस पर भी हमें ध्यान रखना होगा। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स तभी हो, ऑफकोर्स एक हिंदुस्तानी के तौर से मैं कहूँगा, अगर हम वहाँ काम कर सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं अपने आप, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि चीन हमारे साथ मिल करके वहाँ पर इसी तरह के प्रोजेक्ट ना बने।
तो ये भी एक पहलू है जिसके ऊपर हमें, जहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन का सवाल है, मैं प्रोफेसर मुनी से बिल्कुल सहमत हूँ कि चीन और पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान जो उनका रवैया है, जो उनकी सोच है, वो बिल्कुल ही अलग है। और उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से सैक्रिफाइस करना चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान का रोल है, सही तथाकथित जो कुछ भी हो, जो कुछ भी रोल है, वो उसको सैक्रिफाइस करके हिंदुस्तान के साथ में इस तरह से सहयोग करे कि पाकिस्तान को बिल्कुल अफ़गानिस्तान से अलग हो जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें इतनी ज़्यादा संभवता है, और मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में भी ऐसी कोई सोच है। हमारे विदेश मंत्रालय में या जो राजनीतिक नेतागण हैं वगैरह भी, वो भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं सोच के इस तरह के कदम उठा रहे हैं। जी मुनी सर, जिस तरीके से अफगानिस्तान में रोल की जब बात होती रही, जिसकी ज़रूरत है, जो अफगानिस्तान की आज की ज़रूरत है, उस लिहाज से अगर भारत और चीन इस ट्रेनिंग के बाद कुछ और ऐसे सेक्टर आपकी नज़र में जहाँ पर साथ खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ना हो, या फिर जहाँ पर मनमुटाव या फिर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा ना हो, वो क्या हो सकते हैं और क्या रोड मैप हो सकता है उसको लेकर? मैं देखिए अपनी बड़ी यू कैन सिनिकल समझ लीजिए, एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर दोनों में सहयोग होना है, और जैसा एम्बेसडर साहब ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट साथ बना सकते हैं, सड़कें साथ बना सकते हैं, मेरे दिमाग में जो आती है बात वो ये है कि अभी तक चीन ने ऐसा वहाँ क्यों नहीं किया, हमारे साथ नहीं, अपने आप में। चीन का जो एम्फेसिस रहा है अभी तक कि अफ़गानिस्तान की रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस किया जाए, अभी तक मेनली उसमें अफ़गानिस्तान का रिकन्स्ट्रक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान लागू है। और अगर मैं समझता हूँ कि आप चीन से ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो पाकिस्तान को टेररिज्म से अलग होने की कोशिश करवाएगा, ख़ास तौर से जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है। अफ़गानिस्तान से ही टेररिज्म को अलग करवा दे, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, और कुछ नहीं करिए, हिंदुस्तान चीन बहुत लंबी चौड़ी बात करता है BRI की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, सब जगह एक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है। तो चीन से ये दरख्वास्त की जाए इसी दौरान में कि भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा भी बनाओ जिसमें हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता कनेक्ट हो जाए, जिसमें हमारे सामान वहाँ जाने लगे, चाहे पाकिस्तान के थ्रू चाहे बिना पाकिस्तान के थ्रू ना। मैं बिना पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि POK को मैं हिंदुस्तान मानता हूँ। अगर POK हो के आप शिनजियांग होते हुए कहीं हमको भी ले जाइए अफ़गानिस्तान में, ताकि हमें ईरान की तरफ जाने में और जो सहूलियत हो रही है वो बढ़ जाए, दुगनी हो जाए। तो अगर इतनी छोटी बात भी जो हमें छोटी लगती है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है और चीन के लिए भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के, तो ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। एटलीस्ट भारत को कम से कम सामने आना चाहिए, क्योंकि चीन हमसे बार बार कह रहा है कि आप BRI को जोड़िए। हम कहेंगे अच्छा BRI को जोड़ते हैं, आप POK की तरफ चलिए, वहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरफ चलिए, हमारे सामान को जाने दीजिए कहीं ना कहीं। पाकिस्तान को ये समझाइए कि थोड़ा सा हिस्सा दे दें जिसमें हमारा सामान चला जाए, बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो ना करें। टेढ़ा लगता है, उसमें दिक्कतें हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट जो कहीं पर भी पाकिस्तान को छूते हैं, कहीं पर भी, चाहे वो इकोनॉमिकली छूते हैं, चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर काम करने से छूते हैं, चाहे टेररिज्म को काम करने से छूते हैं, चाहे कनेक्टिविटी को काम करने से छूते हैं, उसके ऊपर अभी ज़रा धीरे धीरे ये मना धीरे चलिए। अखिलेश जी, रास्ता खुला है, टोकनिज्म है, लेकिन जो रास्ता है वो मुनी सर कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है और बहुत ही धीरे चलने वाली सड़क है। निश्चित तौर पे जो मुनि जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि स्केप्टिसिज्म है इंडिया में, लेकिन जो विदेश मंत्री या भारत सरकार जिस तरीके से सोच रही थी, वह तो इस तरह से हमको लगा कि वो चाइना को इंगेज करने का एक प्रयास है कि हम चाइना को कहाँ कहाँ इंगेज कर सकते हैं। और अफ़गानिस्तान एक ऐसा फील्ड है जहाँ की सारी ताकतें दुनिया की लगी हुई हैं, कोई पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। चाइना भी अपने हिसाब से लगा हुआ है, लेकिन भारत की सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी अफ़गानिस्तान में है। और आज जो अफ़गानिस्तान के चार्ज दी अफेयर थे, उन्होंने चीन के राजदूत की उपस्थिति में कहा कि अफ़गानिस्तान के विकास में भारत को हमेशा हमने फंडामेंटल सोर्स माना है। तो ये वो एक बॉटम लाइन खींच रहे हैं कि भारत की क्या स्थिति है अफ़गानिस्तान में। इसके बाद जब हम आते हैं तो चीन के राजदूत ने इस बात को कहा कि चाइना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कोऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है
उसको अगर इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान ट्रांजिट जो कॉरिडोर बन रहा है उससे अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, या फिर उन्होंने यहाँ कहा है कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने में हम सहयोग करें, इस सारी चीज़ों पे बात हो सकती है। तीन चीज़ और उन्होंने महत्वपूर्ण कही, मैं चाहता हूँ कि उसको बोल दूँ कि एक जो उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर और मेडिकल में भारत की सुप्रीमेसी है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, इस पर भी अफ़गानिस्तान में सहयोग किया जा सकता है। अपने बारे में उन्होंने कहा कि जो हाइब्रिड राइस है और पॉवर्टी रिडक्शन किस तरीके से करते हैं उसमें चीन ने महारत हासिल की है, तो इस पे दोनों देश संयुक्त रूप से कुछ काम कर सकते हैं। और जो सबसे आखिर में उन्होंने एक बात कही कि भारत और चीन के बीच में सहयोग अफ़गानिस्तान में हो रहा है, यह एक शुरुआत है। वुहान में इस पर काफ़ी बातें हुई और वुहान में इस पर भी काफ़ी बातें हुई कि इसके अलावा हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसमें उन्होंने 3-4 देश का नाम गिनाया, मालदीव का, नेपाल का, भूटान का, म्यांमार का जो बोल रहे थे मॉरिशस ने जो कहा, जिसका उसके जिक्र अलावा किया। उन्होंने सार्क की बात कही, बिम्स्टेक की बात कही, BBIN की बात कही। मतलब जहाँ जहाँ ब्लॉकेज हैं इंडिया और चाइना के बीच में, जहाँ काफ़ी कंपटीशन है, उन सारी जगहों पे बात शुरू करने की कि कहाँ कहाँ इंडिया और चाइना कोऑपरेट कर सकते हैं। तो भारत की जो रणनीति ये थी कि हम चाइना को कहाँ कहाँ इंगेज कर सकते हैं, और इस हिसाब से एस्केप्टिज्म से अलावा इंगेज करने की जो पॉलिसी भारत की अभी है कि सारी ताकतों को इंगेज करो, उसी दिशा में यह प्रयास है। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम की नहीं, बल्कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नरमी दिखा सकते हैं एक दूसरे के बारे में और चाइना को भी नर्म रख सकते हैं कुछ मामलों में, इसी का प्रयास के रूप में। जोशी सर, जो बात अखिलेश कह रहे हैं बहुत अहम है कि क्या इंगेज करके ही हम आगे के रास्तों को खोल सकते हैं, और उस दिशा में जो अब नए पॉलिसी है, जिस तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, उसके नतीजे भले ही आज नजर ना आए लेकिन उम्मीद बढ़ती है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हमारे रिश्ते हैं उनके कई एंगल हैं। कहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां हमको एंगेज करना है और करना चाहिए। कुछ एरियाज ऐसा है जहां पे हमको अपनी डिटेरेंस दिखानी चाहिए, या ये जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको सामने रखना चाहिए। तो चीन के साथ भी हमारा ऐसे ही चल रहा है। आप जानते हैं कि हम जैसे क्वाड में शामिल हैं, साउथ पैसिफिक, ये साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक में, साथ साथ हम SCO के भी सदस्य हैं। तो हमको एंगेजमेंट भी करना है और साथ साथ कंपटीशन भी करना है चाइना के साथ। जहां तक कि एंगेजमेंट का सवाल है, मैं समझता हूं कि एंगेजमेंट की पॉलिसी जो है आपकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को सामने रखती है। अगर आप एंगेज नहीं करेंगे और कहेंगे मैं केवल जो है कंपटीशन करूंगा, वो बात नहीं चलेगी। और अगर एंगेजमेंट करना है, एंगेजमेंट के का जो दायरा है वो काफी खुला है और काफी साफ है। अगर करें एंगेज तो नेपाल में कर सकते हैं। नेपाल में चीन कह रहा है कि हम एक रेलवे लाइन बनाएंगे काठमांडू तक। साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि भारत जो है एक रेलवे लाइन बनाएगा काठमांडू तक। तो अगर ये आप दोनों प्रोजेक्ट ले लें तो ये एक हिमालय आर पार रेलवे लाइन तो बनी जाएगी। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि अगर हम बायलैटरली ही प्रोजेक्ट करें, जैसे नेपाल के साथ ये रेलवे प्रोजेक्ट हमारा बायलैटरल है, तो कई ऐसे हैं कि कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। एंगेजमेंट भी ना कहें तो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी एरियाज हैं और अफगानिस्तान में जैसे है जो हमारे इंटरेस्ट और चाइना के इंटरेस्ट हैं वो ओवरलैप करते हैं। खासकर सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है वो है स्थिरता का। अफगानिस्तान में इस समय स्थिति जो है बहुत खराब है और अमेरिका भी सोच रहा है कि वहां पे अपना बोरी बिस्तरा बांध के चला जाए, इसीलिए तालिबान को सामने खड़ा कर रहा है। तो इस समय अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसमें जैसे मेरे ख्याल से साहब ने कहा कि वहां पे जो है कोई बड़े प्रोजेक्ट इस समय नहीं सोच सकते हैं। जी जी, वो सही है, पर और एरियाज हैं एंगेजमेंट के, और मुल्क है, म्यांमार है, BCIM के साथ तो हम लोग जुड़े हुए ही हैं, पर BCIM में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उसी पे हम अगर लग जाएं तो एंगेजमेंट हो जाता है चाइना और इंडिया का। जी मुनी सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा कि जब एंगेजमेंट की बात हो रही है, और क्योंकि हित भारत और चीन के भले ही तीसरी जगह पे या तीसरे कंट्री बात करें एक साथ खड़े होते दिखते हैं, लेकिन हर जगह पाकिस्तान एक एंगल ज़रूर देखता है। पाकिस्तान एंगल को क्या न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? कितनी उसकी उम्मीद दिखती है? नहीं, उसकी उम्मीद मुझे तो नहीं दिखती है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि चीन इस कीमत पे आपसे सहयोग अभी नहीं करेगा कि पाकिस्तान को एलिनेट करे, किसी भी हालत में उसको दूर करे।
लेकिन जहाँ तक एंगेजमेंट का सवाल है, देखिए दो तरफा सड़क होती है, एक तरफा नहीं होती है। हम कहें कि आप हमसे एंगेज यहाँ कीजिए, वो नहीं चलेगा। चीन हमसे बार बार कह रहा है, अभी मनोज ने BCIM का नाम लिया, BCIM आज का नहीं है, 1990s का है जी। और कुछ नहीं हुआ है उसमें। और अभी भी 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हम इसकी स्टडी करेंगे, अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट उसमें शुरू नहीं हुए हैं। क्या हम एंगेज करना चाहते हैं चीन को? सवाल ये है कि किसकी टर्म्स पे एंगेजमेंट हो, किसकी शर्तों पर एंगेजमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। और आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। साथ ही अपनी राय, विचार, आलोचना हमें आप मेल कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।